हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में, यानी श्वसन के बारे में। हम सांस कैसे लेते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव हों या हम हों, वो सांस किस तरह से लेते हैं उस प्रोसेस को हमें बताना है। इस प्रोसेस में क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। रेस्पिरेशन लिविंग सेल में होने वाली प्रक्रिया है। लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिकाओं में, अजीवित कोशिकाओं में नहीं होती, जिनमें जान होती है उन कोशिकाओं में यह प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। कार्बनिक पदार्थ मतलब डाइजेशन प्रोसेस के दौरान, या कह सकते हैं हम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट था, या कह सकते हैं जो भोजन था, वो यूनिट्स में कन्वर्ट हुआ था। उन यूनिट्स के टूटने के बाद वो यूनिट्स भी टूटती हैं और उनके बाद एनर्जी जीवों को मिलती है, जिससे वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। यानी दैनिक जीवन में उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। लेकिन वो एनर्जी कब बनती है? जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी तभी ऑक्सीजन भोजन को तोड़ेगी। क्लियर? जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती है, इसीलिए उसको ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। तो समझ चुके हम कि श्वसन कैसी प्रक्रिया होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो श्वसन होता है, सांस लेना कह सकते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, वो टू टाइप्स की होती है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सी या वायवीय श्वसन, वायु की उपस्थिति में होता है। एनएरोबिक यानी अनऑक्सी या अवायवीय, वायु की उपस्थिति में। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो वह श्वसन जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या कह सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो वायवीय श्वसन कहलाता है। एनएरोबिक इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। वह श्वसन जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर? अब डिफरेंट भी आता रहता है कि ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में अंतर बताइए, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन, कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो पहला पॉइंट इसका हम यही कर देंगे कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में जो पौधे होते हैं वही तो रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान वातावरण से होता है। इसको लिख सकते हैं वातावरण से नहीं होता, यानी वातावरण से मिलेगी नहीं तभी तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, नहीं होता। तीसरा हम लिख सकते हैं कि इनकी जो रेस्पिरेशन है, ये इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है या विघटन होता है। यही तो पढ़ा था हमने, कार्बनिक पदार्थों का विघटन। तो इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण या विघटन होता है। कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण, इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप डिटेल में लिख रहे हैं ना इसे। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे इसका, कि इसका जो अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद यानी जो आपका रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है,
टूटता है तब वो किस में टूटता है, तो अंतिम उत्पाद इसका होता है CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 और एल्कोहल। CO2 और एल्कोहल। क्लियर? 4 हो गए। चलो एक और 5 और कर लेते हैं। ऐसे 5 नंबर के अब क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी 5 कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज के अणु से, यानी एक ग्लूकोज का अणु टूट रहा है तो कितनी एनर्जी हमें मिलती है? 38 ATP एनर्जी, या कह सकते हैं 673 केल्विन एनर्जी मिलती है, KCal, किलो कैलोरी। ओके, एक ग्लूकोज का अणु अगर टूट रहा है तो इससे कितनी मिलती है? 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कितनी मिलती है एक ग्लूकोज के अणु से? 2 ATP। ओके, या कह सकते हैं 21 KCa, किलो कैलोरी। फिर से रिवाइज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें जो ऑक्सीजन आती है वो वातावरण से आती है, इसमें वातावरण से नहीं आ पाती। इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अंतिम उत्पाद इसका CO2 और H2O है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 एल्कोहल है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अगर एक अणु टूटता है तो वो 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। और इसमें एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से दो या कह सकते हैं 2 ATP एनर्जी मिलती है या 21 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि पौधों में CO2 कैसे पहुंचती है या ये CO2 को कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो CO2 किस तरह से ग्रहण करते हैं, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया समझाइए। इस तरह से भी आ सकता है कि खुले तथा बंद स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए, या स्टोमेटा क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन तीनों चारों क्वेश्चनों का एक ही आंसर में आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम, स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा क्या है, सबसे पहले ये पढ़ना है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्लियर? पत्तियों की जो सतह पर छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई देंगे, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इसकी फंक्शन की बात करें कि स्टोमेटा का काम क्या रहता है, तो इसका काम रहता है गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज का काम रहता है। इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैसेस एक्सचेंज मतलब CO2 को लाना और O2 को निकालना। क्लियर? ट्रांसपिरेशन मतलब यहाँ से जल हानि भी होती है। जल हानि मतलब जल भी वाष्पित होता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने? स्टोमेटा पढ़ लिया, उसका कार्य भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन को कि इसकी प्रोसेस क्या है खुलने और बंद होने की। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, किस तरह से गैस आती है, किस तरह से जाती है, तो आने जाने के लिए खुलना बंद होना जरूरी होगा स्टोमेटा का। तो पढ़ते हैं हम कि जो स्टोमेटा होता है उससे जल हानि होती है। स्टोमेटा से क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में जल हानि होती है। पर्याप्त मात्रा में, मैं नोट्स इसीलिए लिखा रहा हूँ कि जिससे आप नोट्स बना सको। पर स्टोमेटा से क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में जल हानि होती है। क्लियर? जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? इसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की ज़रूरत नहीं होती है,
तब क्या होता है, तब जो स्टोमेटा होते हैं उनको पौधा क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है, इन छिद्रों को बंद कर लेता है। स्टोमेटा का खुलना, स्टोमेटा का खुलना व बंद होना किस पर डिपेंड करता है, इसमें गार्ड सेल्स ये दिखाई दे रही हैं आपको, उन पर डिपेंड करता है। किस पे, गार्ड सेल यानी द्वार कोशिकाओं पर, गार्ड सेल्स पर निर्भर करता है। ठीक है, इससे जलहानि हो रही है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, तो उससे ट्रांसपिरेशन भी, बाष्पोत्सर्जन भी होना है। अब जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तब उसे CO2 की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की ज़रूरत ना हो तो उस दौरान क्या होता है, पौधा अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, यानी कह सकते हैं पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को बंद कर लेता है, स्टोमेटा को बंद कर लेता है। और ये स्टोमेटा किस पर डिपेंड करते हैं, खुलना बंद होना, इनकी गार्ड सेल्स पर। तो गार्ड सेल्स के अंदर अगर पानी भरता है, जैसे ही जल अंदर जाता है, गार्ड सेल में जल अंदर जाता है तो फूल जाती हैं, फूल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन यानी खुल जाते हैं। जैसे ही गार्ड सेल फूलेंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं। अगर गार्ड सेल सिकुड़ेंगी, सिकुड़ने लगेंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज, यानी जो छिद्र होते हैं वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो स्टोमेटा का खुलना बंद होना है, जो स्टोमेटल पोर ये दिखाई दे रहा है, जे यहाँ पर ओपन का डायग्राम बना हुआ है, ये क्लोज का बना हुआ है। तो ये ओपन कब हुआ है, जब इस गार्ड सेल में वाटर का पर्याप्त मात्रा में स्टोर हो गया, यानी भर गया है। जैसे ही इसमें से पानी निकलेगा तो ये सिकुड़ेगा तो ये स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर हम 6 में कवर करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू।